मेरे लिए कौन सा राइट पीएमएस है ये कैसे आइडेंटिफाई करूं? So it has to connect with your own philosophy. You cannot go with the herd mentality. आपके दोस्त ने एक पीएमएस में डाल दिया है तो आप भी उसमें डाल रहे हो. You have to connect with the fund manager. तो मैं खुद करना चाहता हूँ जो मैं कर नहीं सकता हूँ. काफी लोग कहते हैं कि पीएमएस जो है वो म्यूचुअल फंड्स फॉर द रिच है. स्मॉल म्यूचुअल फंड भी लोगे तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20 से 30,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी मिलेगी. पीएमएस आपको बेटर रिटर्न बना के देता है बिकॉज वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है. अगर एक व्यक्ति के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है तो व्हाट इज बेटर फॉर हिम, पीएमएस और एआईएफ? प्लेटफॉर्म वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता. आप एआईएफ में जाओ कि पीएमएस में जाओ. वन थिंग इज अगर आपको 50 डालना है तो आप पीएमएस से शुरू कर सकते हो. एआईएफ में 1 करोड़ डालना पड़ता है. आप बेसिकली ये जो मल्टी बैगर्स होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोई कंपनी आज मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता चलता है कि दिस विल बिकम अ मल्टी बैगर. अगर मेरे को आज ही पता है कि वो मल्टी बैगर है तो सारा सर घर बार बेच के वही नहीं ले ले. बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हैं शंकर शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि इंडियाज आईपीओ मार्केट इज द डम्बेस्ट आईपीओ मार्केट. India is the dumbest IPO market that ever exists. व्हाट डू यू थिंक अबाउट आईपीओ राइट नाउ जो भी चल रहा है? जो आलू आप सब्जी मंडी में खराब समझ के छोड़ आते हो ना, वो आपको समोसे में वापस मिल जाता है या कहीं होटल के खाने में वापस मिल जाता है और उसका पैसे ज्यादा देते हो. उसके पैसे ज्यादा देते हो. इसी तरह से आईपीओ में भी वही हो रहा है. जो आईपीओ आपको वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव लग रहा है और आप छोड़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाएंगे. कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स जिन पे आपकी नजर है अगले 4-5 साल के लिए? आपका फिर से संजय कथुरिया पॉडकास्ट पे स्वागत है. आज जो मेरे गेस्ट हैं वो पीएमएस को हेड करते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करते हैं, पर पीएमएस भी एक कैटेगरी है जहां पे आप मिनिमम 50 लाख रुपए लगा के ही एंटर कर सकते हैं. ये जो है कहा जाता है अमीरों का म्यूचुअल फंड है. तो आज के जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर सुनीत काबरा, जो कि को फाउंडर है इक्विटी कैपिटल के. सुनीत जी 1000 करोड़ का फंड मैनेज करते हैं जो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है. तो आज जो हमने उनके साथ डिस्कशन किया उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड में फर्क क्या होता है, कौन से इन्वेस्टर को पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में ही रह जाना चाहिए. पीएमएस पे बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, क्या वो एलिगेशन सच है या झूठ है ये भी क्लियर किया गया है. आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में कौन से स्टेज पे पीएमएस में स्विच करना चाहिए इसका भी डिस्कशन हुआ है. उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि उनके पीएमएस की थीसिस क्या है, किस तरीके से वो कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं. कुछ विनर्स को डिस्कस किया है जहां पे उनकी स्टोरी बताई गई है कि क्यों उन्होंने इस कंपनी को चुना और उनको कितने अच्छे रिटर्न्स या खराब रिटर्न्स मिले उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से. लास्ट में हमने डिस्कस किया कि इंडिया के कौन से सेक्टर्स हैं जो अगले 5-10 साल में सबसे ज्यादा बूम कर सकते हैं और कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनसे आपको दूरी मेंटेन करनी है. तो ऑल इन ऑल अगर ये एपिसोड आप देखें तो ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे आप पीएमएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से स्टेज पे करना चाहिए और पीएमएस की थीसिस क्या होती है, किस बेसिस पे वो इन्वेस्टमेंट्स खुद करते हैं. तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि आज आपको मल्टी बैगर ढूंढने का भी फॉर्मूला दिया गया है इस एपिसोड में, और इस एपिसोड को एकदम एंड तक देखिएगा. और हाँ, चालू करने से पहले एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल गेस्ट्स मैं आपके लिए लेके आ सकूं. तो चलिए मिलते हैं मिस्टर सुनीत काबरा. सुनीत सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. थैंक यू अगेन. एंड सर, आप 1000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हैं और आपकी स्पेशलिटी आपसे बात करके समझ आया था स्मॉल एंड माइक्रो कैप की. मैंने जब रिसर्च की तो मैंने देखा बहुत कम ऐसे पीएमएस हैं जो इसमें स्पेसिफिकली ऑपरेट कर रहे हैं. तो क्या रीज़न है सर ये वाले सेक्टर को चुनने का, ये वाले साइजिंग को चुनने का? ये टाइप की जो इन्वेस्टिंग होती है ना, ये बिजनेस इन्वेस्टिंग होती है. आप एक अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई करते हैं, एक अच्छा मैनेजर आइडेंटिफाई करते हैं जो वो बिजनेस को रन कर रहा है, और फिर आप उसके ऊपर बैक लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट कर पाएगा जो ये बोल रहा है. राइट. सो स्मॉल एंड मिड कैप में, स्मॉल एंड माइक्रो कैप में बेसिकली आप बिजनेस इन्वेस्टिंग करते हैं और इसके लिए बहुत ज्यादा फंड मैनेजर्स अवेलेबल नहीं होते हैं. हम लोग ने जब इन्वेस्टिंग शुरू की थी तो हम लोग एक प्राइवेट इक्विटी बैकग्राउंड से आए थे. वी अंडरस्टूड दैट इंडिया में प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग ना बहुत चैलेंजेस वाली होती है. आपने अगर पैसा लगाया और अगर वो प्रमोटर ने एग्जीक्यूट नहीं किया तो आपको पैसा बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज देयर इज नो फ्री मार्केट अवेलेबल अनटिल अनलेस यू हैव अ बिग ब्रांड. सो अगर आपने पैसा लगाया और आपने गलत कर दिया तो वो पैसा निकालेंगे कैसे? बट देयर आर वेरी गुड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स जहां पे आपको बड़ा पैसा डालना पड़ता है, बट यू वांट टू स्टार्ट विद अ स्मॉलर अमाउंट. तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको लिस्टेड मार्केट में नेगेट्स हो जाती है. बेसिकली लिस्टेड मार्केट में आप वैल्यूएशन के बेस पे छोटी बैट ले सकते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं. अगर आपका इन्वेस्टमेंट गलत हो गया तो आप रुपए का 50 पैसा भी निकाल के बाहर निकल जाते हैं, आप अटकते नहीं है. ओके, सो दैट वाज द मेन रीजन दैट वी ब्रॉट द प्राइवेट इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लिस्टेड मार्केट. तो सर यहाँ लिस्टेड मार्केट में जनरली
फ्री फ्लोट जो होता है, यानी कि जो हमारे पास कंपनीज में शेयर्स अवेलेबल होंगे, क्योंकि ये साइज आप बहुत छोटे वाले में ऑपरेट करें, तो कहीं आपको चैलेंज नहीं आता है कि इस कंपनी में तो उतने शेयर्स ही अवेलेबल नहीं है जितना आपके पास कैपिटल है या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? सो बेसिकली इतनी छोटी कंपनीज भी नहीं होती है जो 100-500 करोड़ का मार्केट कैप हो. These companies are 2,000, 3,000, 5,000 crore market cap companies. So they have fairly matured. So when you start accumulating, you don't accumulate at one go. समझ You accumulate over a period of time. So that is not that difficult. ठीक है, तो आप भी एक तरीके की एसआईपी करते हैं? Kind of, yeah. अच्छा सर, पीएमएस पे आते हैं, तो पीएमएस मैं पहले अपने यूजर्स के लिए बेसिक समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में तो आदमी 250 रुपए से भी निवेश चालू कर सकता है एसआईपी में, पर पीएमएस में एक रिस्ट्रिक्शन होती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, विच इज 50 लाख रुपीस, कि 50 लाख रुपए से नीचे आप नहीं निवेश कर सकते. अभी सेबी ने एक नया प्रोडक्ट निकाला है एसआईएफ, जिसमें 10 लाख विल बी मिनिमम कैपिटल. पर सर जनरली पीएमएस इंडस्ट्री जैसे आज बहुत बड़ी हो गई है, 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है, पर बहुत कम पीएमएस जो है वो बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं. एक बहुत फेमस पीएमएस है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो पिछले 4 साल से जो है अपने बेंचमार्क को बहुत सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है. तो सर ये ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि पीएमएस में जनरली ये अंडर परफॉर्मेंस है, और जबकि पीएमएस में आपका 50 लाख रुपए का एंट्री टिकट साइज है, उसके बावजूद भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है? So it has nothing to do with the platform. It is not that PMS outperform नहीं कर पा रहा है या म्यूचुअल फंड outperform नहीं कर पा रहे हैं. बेसिकली ये होता है कि आप क्या वैल्यूएशन पे एंट्री कर रहे हैं. एनी बिजनेसेस व्हिच यू आर बाइंग, एट व्हाट प्राइस यू आर बाइंग कंपेयर टू द ग्रोथ कंपनी इज गोइंग टू अचीव. इफ द ग्रोथ इज नॉट कमिंग, then the valuation doesn't make any sense. But if there is a growth, but you give a beyond a point valuation, then also it's difficult to make money because there is a cycle in the market. Okay. मतलब सही प्राइसिंग नहीं है तो प्रॉब्लम है. Yeah. So market तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे जाते आते रहेगा, राइट? अगर आपने कोई चीज महंगी खरीद ली है और मार्केट बैरिश मूड में है, तो ऑब्वियसली आप पैसा नहीं बना पाओगे, और वो बैरिश में भी 12 महीने भी चल सकता है, 15 महीने भी चल सकता है. तो दैट इज द रीजन यू विल नॉट मेक मनी इन दैट. सो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन. वो बोलते हैं ना अपन, प्राइस व्हाट यू पे एंड वैल्यू व्हाट यू गेट. राइट. So you should always be very very cautious about the valuation versus the growth. हम लोग का एक बहुत बेसिक थीम है. We don't invest in any company which is more than 1 or 1.5 का PEG. अच्छा, PEG मतलब प्राइस टू ग्रोथ. ओके. नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स क्या देखता है? PE देखता है, प्राइस अर्निंग देखता है. 10 का PE है, 20 का PE है, 40 का PE है. बट वो 10 का PE वाला कंपनी अगर 20% ग्रो कर रहा है CAGR, तो वो बहुत अच्छा है. वो 0.5 PEG पे मिल रहा है. ओके. विच इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. बट वही 20 का PE वाला कंपनी अगर 10% से ग्रो कर रहा है, तो वो 2 का PEG हो गया है. दैट विल टेक टाइम. वो पैसा बनने में आपको टाइम लग जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द ग्रोथ. तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग को स्टैंड अलोन नहीं देखना चाहिए, Exactly. ग्रोथ के साथ देखना चाहिए, जिसके लिए पीजी रेशियो आप यूज करते हैं. सर जनरली पीएमएसएस को ना अक्यूज किया जाता है 3 चीजों के लिए: हाई चर्न, हाई कॉस्ट और लो ट्रांसपेरेंसी. आप इसको कैसे डिफेंड करते हैं? क्या ये सच है? ओके, सो बेसिकली पीएमएस इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुआ था 10 से 15 साल पहले, मोस्ट ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेज दे हैव स्टार्टेड द पीएमएस प्लेटफॉर्म फॉर देयर एचएनआई क्लाइंट्स. ओके, सो ऑब्वियसली ब्रोकिंग हाउस है तो उनका इंटरनल इंटरेस्ट रहता है कि आप चर्निंग करोगे तो ब्रोकरेज मिलेगी, राइट? बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीजें इवॉल्व हुई है. नाउअडेज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी व्हिच पीएमएस हाउसेज आर रनिंग. Okay, so our PMS, which is almost negligible churning, because we see long-term wealth creation. We don't churn our portfolio. In current portfolio also, we have at least 50% stocks which we are holding for last 7 years. Oh, yeah. Oh, wow. In last 3 or 4 years, we have probably sold or bought maybe 3 or 4 companies. So it's again a fund manager's philosophy and his scheme what he is running. There are other fund managers who will be doing churning, but they're also making money. So you have to think, where is your philosophy matching with the fund manager's philosophy? Obviously, there are taxation, because PMS houses, if they do churn but still making money, but tax तो आपको ही पे करना है अपने आप. तो सर पीएमएस में टैक्स जो है, जब पीएमएस हाउस चर्न करता है तो पीएमएस को टैक्स उसी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो देना नहीं पड़ता? नहीं, तो उसमें क्या होता है, टैक्स इन्वेस्टर को देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न. अच्छा. पीएमएस जो फंड मैनेजर अपना पैसा मैनेज कर रहा है, वो तो खरीदी बेची करके आपको प्रॉफिट बना के देगा, बट टैक्स आपको अपने यहाँ से पे करना है. तो समझिए अगर मैंने 50 लाख रुपए डाला था 2 साल पहले, और इस साल जो है मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया है हाइपोथेटिकली, तो उसमें से आएगा कि समझिए 5 लाख लॉन्ग टर्म हुआ था, 5 लाख शॉर्ट टर्म हुआ था,
तो मुझे अपनी फाइलिंग में, पर्सनल फाइलिंग में उस पर टैक्स देना पड़ेगा। Right. पर मैंने तो आपसे विड्रॉ नहीं किया होगा पैसा, तो दैट इज योर कैश आउटफ्लो। ओ, तो एक तरीके से वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं, वो आपका पैसा चला गया। हाँ, मतलब वो चला ही गया, पैसा ही चला गया। पर सर ये थोड़ा इनएफिशिएंट नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के केस में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यूचुअल फंड खरीदी बेची करे तो मेरे को कोई रिटर्न, मैं तो जब तक विड्रॉ नहीं करूंगा तब तक मेरे को कुछ देना नहीं है। सो दैट्स अ बेनिफिट विद द म्यूचुअल फंड, बिकॉज वो जो नेट रिटर्न आता है वो आफ्टर टैक्स रिटर्न आता है आपके पास में। जी। बट वो यूनिट्स अगर आपने खरीदी बेची की है तो उस पे जो टैक्स लगेगा वो लग जाएगा। बिल्कुल, बट इन दैट केस पैसा मेरे पास आ चुका हो। तो सर इसी वजह से काफी लोग कहते हैं कि पीएमएस जो है वो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स फॉर द रिच है। यानी कि है तो म्यूचुअल फंड ही, पर रिच लोगों के लिए। तो ये आपको सही लगती बात? So there are two ways of looking at it. One is म्यूचुअल फंड में आप छोटा पैसा डाल सकते हो। पीएमएस में there are restrictions. The SEBI ने अभी 50 लाख रुपए का लिमिट कर दिया है, जो पहले 25 लाख रुपया होता था। When you want to take a concentrated portfolio approach, आप अगर 10 से 15 स्टॉक्स में पैसा कमाना चाहते हो, बट आपके पास टाइम नहीं है कि आप उसमें इतनी रिसर्च कर सको, तो आप ऐसा फंड मैनेजर चुनो जो पीएमएस मैनेज करता है और छोटा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली 30, 40, 50 तरह के स्टॉक्स होते हैं, राइट? एंड द मार्केट कैप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक स्मॉल म्यूचुअल फंड भी लोगे तो उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आपको 20 से 30 हजार करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी मिलेगी। बट आपको 2000 से 5000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी में डालना है पैसा, तो आपको बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत ड्यू डिलिजेंस चाहिए, फैक्ट्री विजिट चाहिए, मैनेजमेंट से बात करना चाहिए, वेंडर्स से, डीलर्स से, ग्राउंड लेवल पे वो सब करना पड़ता है। इफ यू हैव दैट कैपेबिलिटी, यू शुड डू डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एंड माइक्रो कैप. If you don't have that, you have to find good fund manager who has the time and the ability to do this. Got it. तो बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पीएमएस मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जो म्यूचुअल फंड नहीं दे पा रहा है? Yes, of course. PMS आपको concentrated portfolio देता है. PMS आपको better return बना के देता है because वो concentrated होता है. इट्स अ लॉ ऑफ एवरेज. आप जितना ज्यादा अपना स्पेक्ट्रम बढ़ाओगे आपके रिटर्न्स एवरेज होते जाएंगे. जितना कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे उतने आपके रिटर्न्स बेटर होते जाएंगे. तो सर आप किस लेवल के इन्वेस्टर को सजेस्ट करोगे कि पहली बार वो पीएमएस में एंटर करे? क्योंकि 50 लाख मिनिमम टिकट साइज है, तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो जनरली कितना बड़ा होना चाहिए? कितना परसेंटेज ऑफ उसका पोर्टफोलियो जो है पीएमएस में होना चाहिए? So again it depends upon the risk appetite of that investor. वो क्या एज ब्रैकेट में काम कर रहा है. If he is 30 to 40 के एज ब्रैकेट में काम कर रहा है तो उसको 50% स्मॉल एंड माइक्रो कैप में डालना चाहिए विद गुड फंड मैनेजर्स, बिकॉज देयर यू एक्चुअली क्रिएट अल्फा. जो अपन बात करते हैं ना मल्टी बैगर, तो मल्टी बैगर अचानक से नहीं बनते. मल्टी बैगर इज अ प्रोसेस. इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते हैं वो, राइट? तो 30 to 40 का जो एज ब्रैकेट होता है, देयर यू कैन टेक बिट ऑफ रिस्क, बिकॉज 20 से 30 साल में आपने एक बेस कैपिटल तैयार कर लिया होता है. 30 से 40 में आप वो कैपिटल पे थोड़ा बहुत रिस्क लेके आप एक्स्ट्रा रिटर्न आइडेंटिफाई करना चाहते हो. तो अगेन you should allocate at least 35 to 40% in this kind of investing. Rest money you can do depending upon your requirement. तो अगर 30%, 35 to 40% में कहूँ तो आप कह रहे हैं मोटा मोटी अगर एक व्यक्ति के पास 1.5 से 2 करोड़ का टोटल पोर्टफोलियो है, right, तो वो 50 lakhs का EMS करना चालू करें. And his age bracket should be 30 to 40. Okay. Because that risk appetite has to be there. Because it's a volatility which plays in the market. People have been abusing small and micro cap that it's a risky asset class. It is not risky asset class. Risk तो क्या है? बड़े बड़े लार्ज कैप भी है आज जीरो होते हुए देखे अपन ने, राइट? तो इट्स अ वॉलेटाइल. यस बैंक, बाप रे, यस बैंक जीरो तो नहीं हुआ, बट या DHFL हुआ, गीतांजलि जेम्स हुआ. मुझे याद है मैं सब ओन कर, मेरे पास थे वो शेयर्स, तो मैं आज भी याद करता हूँ मेरे पैसे गए उसमें. तो सर पॉइंट आपका बिल्कुल परफेक्ट है. आपने कहा कि एक आपका एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप में एक रिस्क लेवल है और रिस्क लेवल के हिसाब से करना चाहिए. बट अब अगर मैंने तय कर लिया कि मैं पीएमएस में निवेश करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा राइट पीएमएस है, ये कैसे आइडेंटिफाई करूँ? जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी 3000 4000 है, पीएमएस भी बहुत सारे ऑप्शंस है आज के दिन मेरे पास. तो मैं कैसे तय करूँ कि एक राइट पीएमएस मेरे लिए क्या होगा? So it has to connect with your own philosophy. You cannot go with the herd mentality. कि आपके दोस्त ने एक पीएमएस में डाल दिया है तो आप भी उसमें डाल रहे हो, या आपके किसी रिश्तेदार ने कोई पीएमएस में डाल दिया है तो आप भी उसमें डाल रहे हो. You have to connect with the fund manager कि ये फंड मैनेजर जो बोल रहा है वही बोल रहा है जो मैं खुद करना चाहता हूँ, जो मैं कर नहीं सकता हूँ. There you have to identify the fund manager. जिस तरह से स्टॉक आइडेंटिफिकेशन होता है उसी तरह से फंड मैनेजर का भी आइडेंटिफिकेशन होता है. तो if your philosophy can connect with one of the fund manager, you have to go meet him, spend time with him.
इट्स नॉट दैट कि आपने आज एक आइडेंटिफाई किया और कल पैसा दे दिया. यू स्पेंड टाइम विद हिम, give him 1 or 2 months time, understand, read his newsletters, because most of the good fund managers, they come out with their newsletters every quarter. They come out with their newsletters. So last 4 साल 5 साल के आप न्यूज़लेटर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वो क्या फिलॉसफी पे काम कर रहा है, उसका क्या अप्रोच है मार्केट को लेके, मैक्रो को लेके. ऐसे ही जैसे अपन इन्वेस्ट करते हैं तो अपन 4-5 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, राइट? सेम वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंड मैनेजर. बट सर क्लासिक मिस्टेक जो हर इन्वेस्टर करता है, वो इतना डीप में जाता नहीं. वो सोचता है कि यार पिछले 3 साल के रिटर्न्स देख लो, तो जिस फंड मैनेजर ने जनरली सबसे अच्छा परफॉर्म किया वहां डाल दो पैसा. देखो, पैसा अगर बनाना है ना तो मेहनत तो करना पड़ेगा. अब वो बिना मेहनत के आप सोचोगे मैं पैसा कमा लूं, वो तो बहुत मुश्किल है. देन यू हैव टू बी रियली डेस्टिन्ड, राइट? सो वी ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, राइट? अपन काम तो अपने को करना पड़ेगा जी. पैसा हो सकता है डेस्टिनी से आ जाए जी, बट अगर आपने काम अच्छा किया और पैसा कम बन रहा है या लेट भी बन रहा है, देन ऑल्सो यू आर सेटिस्फाइड. बट अगर आपने काम नहीं किया है और पैसा नहीं बन रहा है तो वो आपके लिए सबसे गलत काम हो जाएगा. बिकॉज उस वक्त फिर जो वॉलेटिलिटी होगी, उस वक्त आप हैरान हो जाओगे. मार्केट आपको 10%, 20%, 30% नीचे दिखेगा, जो बहुत ऑब्वियस है स्मॉल एंड माइक्रो कैप में देखना. उस वक्त आपका कन्विक्शन काम नहीं आएगा, बिकॉज आपका कन्विक्शन ही नहीं है. देन आप फंड मैनेजर को दोष दोगे, तो वो चीजें ठीक नहीं है. और सर पीएमएस में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कितने समय के लिए मिनिमम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? मतलब मेरा विजन क्या होना चाहिए, होराइजन कितना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? सो अगेन दिस इज द शेयर मार्केट, राइट? द शेयर मार्केट इज बेसिकली इन्वेस्टिंग इन बिजनेस. यू आर टेकिंग ए पार्ट, यू आर टेकिंग ए शेयर इन दैट बिजनेस. तो आप अगर एक बिजनेस चालू करते हो आज, या कोई बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, तो आप 2 महीना 6 महीना के लिए नहीं लगाते हो. आप लगाते हो कि ये बिजनेस 25% IRR से ग्रो करेगा, और वो ग्रो करने के लिए उसको 3 से 5 साल का टाइम लगेगा. तो वही माइंडसेट से आपको पीएमएस या कहीं और पैसा लगाना चाहिए. तो एटलीस्ट कहें तो 5-6 साल का होराइजन आपका हो तो मिनिमम 3 to 5 years you have to have, because बिजनेस को मैच्योर होने में टाइम लगता है. आपने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो प्रोडक्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन होना, एग्जीक्यूशन होना, उसमें भी टाइम लगता है, राइट? तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा वो बिजनेस को. अगर आप वो टाइम नहीं दे सकते हो तो फिर शेयर मार्केट आपके काम का नहीं है. सर एक और जनरल धारणा है पीएमएस के अगेंस्ट, वो ये है कि अगर आप देखें जो पैसिव फंड्स होते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स, उनमें जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है इन द रेंज ऑफ 0.2% के आसपास होता है. आप एक्टिव देखेंगे तो 0.6 to 0.8 होता है. बट इन केस ऑफ पीएमएस ये नंबर 2% तक भी चला जाता है, कहीं कहीं उससे ज़्यादा भी हो जाता है. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक कैरी का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर प्रॉफिट के बाद आपको जो फंड मैनेजर होता है वो एक परसेंटेज और रख लेता है, 20% ऑफ द प्रॉफिट्स और रख लेता है. तो आपको ये लगता है कि फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर ये उसके अगेंस्ट ऑलरेडी, मतलब उसके लिए पहले से ही ये काइंड ऑफ उसको स्टार्टिंग लाइन से पीछे कर दिया गया है कि 1.5% 2% तो उसका साल का उसको एक्स्ट्रा फंड मैनेजर को बना के ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्रेक इवन भी नहीं कर पाएगा. तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? So yes, there are profit sharing in PMSs which are not there in mutual fund, but वो बहुत ज्यादा दिनों तक रहने नहीं वाला है. जो अभी नया आपने देखा होगा, सेबी का एक सर्कुलर आया है अबाउट द म्यूचुअल फंड. उसमें आई थिंक फाइन प्रिंट में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहां भी कुछ ऐसी बातें हो रही है. रही बात मतलब सेबी किसी को कमाने नहीं देने वाला. no, सेबी, I think this is better. Right. This is better in a sense that, okay, if you are working hard and if you are making good money, then you deserve a share. Okay. As an investor, आप ये सोचो कि अगर आप मेरे को बोलोगे कि भाई मेरे को 100 रुपया कमा के दे और 10 रुपया उसमें तू ले जा, तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा. आपका इंसेंटिव अलाइंड हो जाएगा, राइट? बट आप ये बोलोगे कि तू 100 रुपया ले और सारा का सारा पैसा मेरे को दे, तो फिर मैं सोचूंगा ठीक है, मेरे को तो 2% मिल रहा है ना, आपको पैसा बना नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ता. सो इट्स ऑलवेज गुड इफ देयर इज अ प्रॉफिट शेयरिंग. पीएमएस में क्या होता है, वी टेक ए कॉन्सेंट्रेटेड बैट, वी टेक ए लॉन्ग टर्म बैट, राइट? हम लोग को भी ऑफिस चलाना होता है, हम लोग को भी रिसर्च करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, राइट? तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो PMS houses, they have different fee structure. It starts from say 1% to 2%, right? वो पैसा बहुत ज्यादा बड़ा पैसा नहीं होता है. आपने 100 रुपया दिया है तो उसमें 1 रुपया या 2 रुपया ही जा रहा है, राइट? बट अगर प्रॉफिट शेयरिंग है तो आपने प्रॉफिट शेयरिंग भी 10% से 15% से 20% के बीच में होती है, राइट? एंड देयर इज अ हर्डल कांसेप्ट आल्सो, कि मिनिमम इतना करके देंगे. तो देयर आर इन्वेस्टर्स हु आस्क फॉर अ प्रेफर्ड रिटर्न कि यार आप पैसा बनाओ नहीं बनाओ, कम बनाओ, मेरे को इतना मिनिमम तो चाहिए. अच्छा. उसके ऊपर जो बनाएंगे उसमें आपको जो चाहिए वो ले लो. समझ, ब्याज की तरह एक तरीके से. ब्याज की तरह, या ये बोलो कि भाई
अगर मैं आपके पास पैसा नहीं डालता, मैं एफडी में भी रखता या दूसरे म्यूचुअल फंड में डालता, तो मेरे को इतना मिनिमम तो मिलता ही मिलता, तो इसके लिए मैं आपको फीस क्यों दूं? इससे ऊपर आप कुछ कमा के दे रहे हो तो आप उसमें अपना फीस ले लो। समझ गया। राइट। सो पीएमएस में अगर कोई आदमी प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है तो इट इज नॉट बैड, इट इज गुड एज फार एज इट्स रीजनेबल एंड ही इज मेकिंग मनी। वी रन ए वेरी डिफरेंट कंसेप्ट। हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स को बोलते हैं दैट वील टेक प्रॉफिट शेयरिंग ओनली व्हेन योर पोर्टफोलियो बिकम्स 2x। अच्छा, So तो दो we गुना don't तक आप charge लेंगे। on an annual basis. अच्छा, Okay, you gave me 100 rupees till it becomes 200. I will not ask for a profit sharing. तो ओनली जो फीस है आपकी वो जा रही है। Yeah. So my investor also feel comfortable. उसको भी लगता है कि okay, fund manager's skin is also in the game. He is not making his money until I'm making my money and a sizable money. दो गुना तो ठीक है, बढ़िया नंबर है। अगर आप दो गुना करते हैं सर, एक प्रोडक्ट और है, वो है AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, और उसका मिनिमम टिकट साइज है 1 करोड़ रुपए। Right. तो अगर एक व्यक्ति के पास एक कैपेबिलिटी है कि वो 1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है, तो व्हाट इज बेटर फॉर हिम, PMS और AIF? ओके, सो AIF में बेसिकली कौन से इन्वेस्टर्स ज्यादा आते हैं? जो लार्ज फैमिली ऑफिसेज होते हैं, जिनको अपने बैलेंस शीट में लाइन आइटम्स कम चाहिए होते हैं। क्या होता है ना, पीएमएस में जितने भी शेयर्स होते हैं ना, वो आपके अपने डीमैट अकाउंट में होते हैं। अच्छा, तो जब आप बैलेंस शीट वगैरह फाइल करते हो तो वो सारे शेयर्स का एक लिस्ट जाता है आपकी बैलेंस शीट के साथ में। तो अगर आपने 10, 15, 20 पीएमएस में थोड़ा थोड़ा पैसा डाला है और सबने 30, 40 तो आपको 100-150 पीएमएस का वो जितने भी शेयर्स है उसका सबका हिसाब देना पड़ता है। राइट। तो वो लोग बोलते हैं यार मेरे को इतना आफत नहीं करना है, मैं तो AIF में डालता हूँ, मेरी यूनिट से 10 AIF में डाला, उन्होंने भले 1000 शेयर लिए हो, मेरे को तो मेरा 10 ही तो वो म्यूचुअल फंड की तरह दिखता है। हाँ। ओके। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, देयर आर लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स, लॉट ऑफ लॉयर्स हु आर एक्चुअली इन्वॉल्वड इन ऑल दीज कंपनीज, राइट। तो उनके बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। दे कैन नॉट ओन शेयर्स इन देयर ओन नेम। अच्छा, तो जब वो अपने खुद के नाम में शेयर्स ओन नहीं कर सकते हैं तो फिर उनके लिए AIF और म्यूचुअल फंड इजी हो जाता है, बिकॉज वहां उनका कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है। जो मैनेजर ले रहा है वो उनको नहीं मालूम है क्यों ले रहा है। PMS में वो इश्यू होता है, उनको पहले परमिशन लेना पड़ता है अपने लीगल से कि ये शेयर्स है, मैं लूं कि नहीं लूं, इज देयर एनी इंटरेस्ट इन दैट, इफ यस देन विल नॉट बाय। तो वो सब प्रोसेस होता है। तो दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज प्लेटफॉर्म वाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, आप AIF में जाओ कि PMS में जाओ। यस, वन थिंग इज, अगर आपको 50 डालना है तो आप PMS से शुरू कर सकते हो, AIF में 1 करोड़ डालना पड़ता है मिनिमम। सर यही जैसे म्यूचुअल फंड्स में कोई लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी अलाउड नहीं थी, सिर्फ आप खरीद सकता था फंड मैनेजर, फिर उसके बाद अब SIF लॉन्च हो, तो ऐसा कोई बेनिफिट है PMS को कि वो ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकता है जो एक म्यूचुअल फंड यूज नहीं कर सकता? ऐसा कुछ नहीं है। PMS में भी आप थोड़ा बहुत ऑप्शंस कर सकते हो, बट दैट इज लिमिटेड टू योर एक्सपोजर इन स्टॉक्स। ओके, यू कैन नॉट टेक मोर एक्सपोजर देन व्हाट यू हैव। और म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में अभी SIF आया है, तो ऐसा है, बट नॉर्मल म्यूचुअल फंड में अलाउड नहीं है। रिटेल जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड करता है उसमें अलाउड। सर मैं इक्विटी के बारे में जब स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा आपके करीबन 12 या 15 ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, कंपेयर टू बाकी जो PMS होते हैं या म्यूचुअल फंड होते हैं वो तो 40, 50, 60 तक चले जाते हैं। तो ये थोड़ा कोई ऐसा तो नहीं है कि यू आर वॉकिंग अ वेरी टाइट रोप इन दिस कि आपने सब 12-15 ही लिए हुए हैं? ओके, सो इसमें अपने को इस तरह से देखना चाहिए कि मैं जो स्मॉल एंड माइक्रो कैप सेगमेंट में काम कर रहा हूँ, मैं कितने बिजनेसेस को समझ सकता हूँ। ओके, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एंड ट्रैक 30, 40, 50 businesses. So I cannot put money in 30, 40 businesses. I can understand a limited number of businesses, can track limited number of companies. Though I invest in 15 companies at a time, I'll be tracking at least 200, 300 companies. Okay. Out of those 200, 300 companies, I'm actually investing in those 15 companies. तो मेरा यूनिवर्स तो बड़ा है, बट हाँ मैं इन्वेस्ट छोटे में कर रहा हूँ क्योंकि उतना कंपनी मुझे समझ में आ सकता है। And these are under research companies. Most of the companies are at early stage investments. Like there are 3 stages of investing in capital market. एक आप वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद में वो कंपनी मैच्योर होती है तो आप प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उनका IPO आता है तो आप फिर उसको कैपिटल मार्केट में बड़े लेवल पे इन्वेस्टिंग करते हैं। एंड देन फिर कंपनीज ग्रो होती जाती है, तो स्मॉल से मिड में जाती है, मिड से लार्ज में जाती है, राइट। तो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग इन्वेस्टर्स एंट्री करते हैं। स्मॉल एंड माइक्रो में यू नीड लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस। ओके, वो इसलिए जरूरी होता है बिकॉज दीज कंपनीज आर नॉट फेयरली कवर्ड बाय मेनी ब्रोकिंग हाउसेज, बिकॉज वो छोटी होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जैसे जैसे उनका कवरेज बढ़ते रहता है, तब तक लोगों को पता चलने लगता है कि अच्छा ये भी कंपनी है। बाय द टाइम इट्स ऑलरेडी मैच्योर,
तो हम उसमें से बाहर हो चुके थे, तब तक आप अपना गेन्स ले चुके हो और इसलिए आपके पास विड्थ बहुत छोटी रहती है Right. बिकॉज उस तरह की कंपनीज ही अवेलेबल नहीं है। सर अब हम आते हैं आपका थोड़ा सा आपकी रसोई में चलते हैं। जैसे कहते हैं कि आपने पास्ट में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए, तो सर जनरली पहले समझ लेते हैं कि आपके पिछले कितने साल से ये फंड चल रहा है, कितने आपने CAGR इसमें दिया हुआ है? Okay, so basically we started Equitree in 2012. Me and my friend Pawan, who's the fund manager, we both are chartered accountants. Started our studies together in 95 to 98 we did our CA. Last 1 year of articleship I did with Stanchart and Pawan did with Morgan Stanley. Pawan continued with Morgan Stanley after he became CA, and then ABN AMRO Bank and one of the private equity fund. I actually started my career as an entrepreneur because I come from a background where I've seen many of my friends, going to the factories and making money. मैं राजस्थान में पला बढ़ा हूँ। बीकॉम के बाद में मैं बॉम्बे आया हूँ CA करने के लिए। तो RVG करके एक हॉस्टल है राजस्थान विद्यार्थी गृह, जहाँ से हमने CA किया। राजस्थान में माय फादर वाज इन सर्विस, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था नहीं शेयर मार्केट का। माय मैटरनल फैमिली दे यूज्ड टू डू मार्केट एक्टिविटीज हर्षद मेहता के टाइम पे 1990s में। तो एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था वहाँ पे राजस्थान में, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि शेयर बाजार क्या होता था। तो उनका एक ब्रोकर था जयपुर में और जयपुर वाले का एक ब्रोकर था बॉम्बे में। तो उस वक्त वो 3-4% की ब्रोकरेज पे शेयर्स का काम करते थे और उसमें भी वो पैसा कमाते थे। मैंने देखा है वो गांव में जहाँ पे पॉपुलेशन वाइज 5,000 या 10,000 लोग होंगे, वहां पे भी मोस्ट ऑफ द घरों में फ्रिज, टीवी और कलर टीवी आने लगे थे, बिकॉज लोगों ने उस तरह से पैसा कमाया था उस वक्त। तो दैट गेव मी लॉट ऑफ फैसिनेशन कि यार ये क्या है ऐसा। और नोट छापने की मशीन बन गया। हाँ, तो उस वक्त फिर पता चला कि शेयर बाजार में ऐसे काम होता है, बट आई नेवर इन्वेस्टेड बिकॉज कैपिटल कभी था ही नहीं उस वक्त। बॉम्बे में आने के बाद में CA कर लिया। CA करने के बाद में जब नौकरी कर रहे थे या थोड़ा बहुत दिन हमने बिकॉज आर्टिकलशिप का पीरियड बाकी था, तो सुबह 7 बजे उठ रहे हैं बोरीवली में, ट्रेन पकड़ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रात को 11 बजे वापस आ रहे हैं और वही चक्कर 7 दिन 8 दिन चल रहा है। तो बोला यार इतना पढ़ाई करके भी यही सब करना है क्या? मैं नहीं कर सकता, छोड़ो, मैं खुद का काम करूंगा। एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन कुछ बिजनेसेस, हमने इन्वेस्टमेंट्स किए, कुछ लोगों में इन्वेस्टमेंट्स किए, कुछ लोगों को एडवाइस की, तो ऐसा थोड़ा कैपिटल बनना तैयार हुआ। I've seen of course 2003 का रन भी देखा है, 2007-8 का भी देखा है। 2012 में पवन और हम साथ में बैठे थे और बोले यार अभी बहुत कुछ कर लिया, अपना खुद का इन्वेस्टिंग करते हैं। और पवन भी बोला कि यार मेरा भी अभी प्राइवेट इक्विटी में बहुत ज्यादा डील्स हो नहीं रहा है बिकॉज मार्केट बहुत मैच्योर हो गया है। तो पूरा लाइफ मैंने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टिंग की है। अपन वो प्राइवेट इक्विटी वाली कंपनी लिस्टेड मार्केट में देखते हैं और छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं। तो हमने हमारा जो भी थोड़ा बहुत कैपिटल था 5-50 लाख रुपया डाल के वो मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू किया, प्रॉप इन्वेस्टिंग। 2012 से लेके 2014 में हमने 1 राउंड ऑफ इन्वेस्टिंग किया, आइडेंटिफाइड सेम 10 से 15 कंपनी और छोटा पैसा डाला। 12 में पैसा डाला, 13 में भी सॉ द डाउन बिकॉज 13 में मार्केट करेक्ट हुआ था, बट पवन का कन्विक्शन था वो सब बिजनेसेस में, तो वी वर नॉट बॉदर्ड, वी वेटेड। एंड 2014 में वही पैसा हमारे को 40% IRR मिला। ओह अच्छा। हाँ, वी सोल्ड दोज स्टॉक्स, एक तरीके से डबल ही हो गया होगा। हाँ, बिकॉज 2 साल का आपका। सो वी सोल्ड दोज शेयर्स, वी एनकैश्ड दैट मनी एंड वी सॉ द फुल साइकिल कि आपने स्टॉक आइडेंटिफाई किया, आपने ड्रॉ डाउन देखा, आपने कन्विक्शन को बैक किया और वो पैसा बनते हुए देखा, पैसे को एनकैश किया और घर लेके आए। जब वो पूरा साइकिल देखा आपने तो वो कॉन्फिडेंस ही अलग था। फिर 2014 से लेके 17 तक दोबारा से वो इन्वेस्टिंग की और उस वक्त थोड़े बहुत फ्रेंड्स से जब बातें हो रही थी तो उन्होंने भी सुना कि हम ये काम कर रहे हैं, तो दोस्ती यारी में सबको बताया, क्लब में फ्रेंड्स को बताया, या तो इस तरह से वो जर्नी शुरू हुई है एडवाइजरी की। 2014 से लेके 2017 में अगेन वी फाउंड डिफरेंट सेट ऑफ 15 कंपनीज एंड सेम काइंड ऑफ रिटर्न वी मेड। And then we started getting lot of references. So friend के friend का reference आने लगा, मेरा भी बताओ, मेरा भी बताओ। So then one of my friend who is industry veteran, he advised me that okay, you take a PMS license and I'll give you support because we are also starting this custody business. So I said ठीक है, apply करते हैं। We applied for the PMS license, we got our PMS license and then the real test started. 2017 end में हमने
हमारा पोर्टफोलियो खाली कर रहे थे और पीएमएस लाइसेंस आया और 18, 19, 20 में आपने देखा कि वो किस तरह का मेल्टडाउन हुआ, राइट। तो कोई थर्ड पार्टी कैपिटल रेज हुआ नहीं उस वक्त। 2020 में जब कोविड में सब लोग घर बैठे थे और आपने देखा कि कितना सारा मार्केट में एक्टिविटी चालू हुआ, एंड दैट टाइम वी गॉट आवर फर्स्ट थर्ड पार्टी कैपिटल वेयर इन वन फ्रेंड who said, I like your philosophy, I know what you are doing, this is my check for you, do whatever you want to do. And that was the start. और चेक कितने का था सर? I think it is 3 or 5 crore rupees something. Okay. And we gave him 25-30 crore का exit. अरे वाह, क्या बात है. Yeah. Great. And there's no going back. From 2020 to now, we are managing 1,000 crore rupees. Last 5 years CAGR is more than 40%. वाओ, ओके. तो मतलब हर देखा जाए तो 2.5 साल के अंदर आप डबल कर रहे हैं पैसे. Yeah, but I don't say that this kind of money we can make आगे also. ये तो past returns. हाँ, these are past returns and these are COVID low of course. But people say, okay, it was a COVID low, so you made good money. Yes, I made a good money, but there are also outperformance. So if you see the market, Nifty small cap और BSE 500 जो comparable है थोड़ा बहुत मेरे से, actually तो नहीं है, but जितना भी है. There is also an outperformance. Like we are outperforming these indices by 20 or 25%. तो सर आप सिलेक्ट कैसे करते हैं? आपके क्या फिल्टर्स होते हैं जो मिनिमम आपको एक कंपनी में देखने ही होते हैं? आपका सिलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? Okay. So सबसे पहला चीज तो ये है कि हम वो नहीं करते हैं जो हमारे को नहीं आता है. So we don't understand real estate, so we don't invest in real estate companies. We don't understand technology, so we don't invest in any technology or new age businesses. We don't invest banks or NBFCs because उनका साइज बहुत बड़ा होता है, वो बैलेंस शीट ही समझ में नहीं आती है कि कैसे उसको वैल्यू करें या क्या करें. So these are few parameters where we don't invest at all. तो आपने नो पहले डिसाइड कर लिया तो आधी कंपनियां वैसे ही अपनी निकल जाती है. फिर करना क्या है? करना वो है जो इजीली समझ में आ जाए. तो नॉर्मली जो ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, इंफ्रा एंसिलरीज होते हैं, ऑटो एंसिलरीज होते हैं, एग्री इक्विपमेंट्स होते हैं, दोज काइंड ऑफ कंपनीज विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, तो वो कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं. So it's basically you identify one company, okay, on the basis of certain parameters. So obviously वो सब बुक्स में जो लिखा होता है वो देखते ही है. सर एक एग्जांपल दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई सक्सेसफुल कंपनी खरीदी बेची एक लास्ट 4-5 इयर्स में. बेसिकली आप वो सब तो देखते ही हो जो कोई भी आदमी देखना चाहेगा. ROE देखते हो, ROC देखते हो. The major or the most important thing is a cash flow operation. तो कोई भी कंपनी आपका प्रॉफिटेबल है बट उसका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, तो उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. बिकॉज अगर कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है तो वो ग्रोथ कहाँ से लाएगा? एवरी टाइम ही विल बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कैपिटल, राइट. तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी में पैसा तो बन रहा है, वो बनना चाहिए, बट वो पैसा बिजनेस में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वो बिजनेस की ग्रोथ को हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है. क्या कारण होते हैं सर कि बिजनेस में प्रॉफिट तो होता है, कैश फ्लो नहीं होता? बहुत सिंपल है. आपने माल बेच दिया है बट उसका पैसा नहीं आया है, तो आपका डेटर्स में खड़ा है. माल बेचा नहीं है, इन्वेंट्री खड़ी है, तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आपका अटका हुआ है, तो आप उसका एनकैश नहीं कर पा रहे हो. तो देयर आर फ्यू रीजंस जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट दिखता है बट कैश फ्लो नहीं दिखता है. तो सर मुझे आपका मोटा मोटी थीसिस समझ आ गया. तो आप बेसिकली ये जो मल्टी बैगर्स होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और एक कोई हम केस स्टडी पकड़ सके आपके प्रीवियस में आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की हो जिसको आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे? ओके, सो मल्टी बैगर कोई समझ नहीं आता है आज की डेट में. कोई कंपनी आज मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो मेरे को नहीं पता चलता है कि दिस विल बिकम अ मल्टी बैगर. अगर मेरे को आज ही पता है कि वो मल्टी बैगर है तो सारा सर घर बार बेच के वही नहीं ले लेंगे. तो ऐसा होता नहीं है. कंपनीज इवॉल्व होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जैसे जैसे वो इवॉल्व होती है, मैच्योर होती है, वैसे वैसे अपनी पोजीशन आप उसमें कंटिन्यू करते हो या बढ़ाते रहते हो, राइट. तो बेसिकली आपने एक मैक्रो थीम लिया है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस का ये मैक्रो अपॉर्चुनिटी है, ओके, एंड दिस कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. You have to identify whether the promoter has a capability to execute or not. ठीक है. So if he has a capability to execute, then he can encash that macro opportunity. If he doesn't have a capability, even if there is a macro opportunity, he will not be able to do anything. Right, right. Second, उसके पास कैपेबिलिटी है बट उसके पास में इतने रिसोर्सेज हैं क्या? अगर उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, इवन इफ ही हैज ए कैपेबिलिटी, तो वो कैसे करेगा? रिसोर्सेज इन कैश फ्लो.
अगर बिजनेस में कैश फ्लो ही नहीं है बट कैपेबिलिटी है तो वो कैसे उस चीज को एनकैश करेगा। तो ये बेसिक चीजें देखते हैं हम लोग कि वो प्रमोटर का इंटीग्रिटी कितना बढ़िया है। प्रमोटर ऑफ कोर्स ये सब चीजें तो बुक में भी लिखी हुई है कि आपको अच्छा प्रमोटर देखना चाहिए, अच्छा बिजनेस देखना चाहिए, अच्छे वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, वो लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में इतना इजी होता नहीं है। ऑफ कोर्स यू आल्सो सी कि वो जो काम कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है, वेदर इट इज गोइंग टू डिसरप्ट द इंडस्ट्री और नॉट। तो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है शक्ति पंप, दैट गाय यूज्ड टू मेक स्टील का पंप बैक देन व्हेन नोबडी वाज मेकिंग स्टील का पंप। कास्ट आयरन के पंप्स बनते थे। ओके स्टील का पंप बनाने का लॉजिक क्या है? बिकॉज वो मेंटेनेंस फ्री हो जाता है, उसमें आपका लाइफ बढ़ जाता है। कास्ट आयरन पंप जल्दी खराब हो जाते हैं, राइट? तो ये देख के लगा कि यार बंदा स्मॉल कैप में होने के बावजूद भी इतना एग्रेसिव है कि उसको अपना प्रोडक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रोडक्ट तो अच्छा बनाऊं, बाद में जो होएगा होएगा। फिर उसने सोलार पंप लॉन्च किया, गवर्नमेंट में जाके रिप्रेजेंटेशंस दिए कि भाई ये एक चीज है जो आप जितनी भी सब्सिडीज देते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फार्मिंग के लिए, वो सब आपको नहीं देनी पड़ेगी अगर आप सोलार को प्रमोट करोगे तो। तो गवर्नमेंट पे रिप्रेजेंटेशन के बाद में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने कुसुम करके स्कीम लॉन्च की थी। तो कुसुम का एक पायलट रन चालू किया था, जो अलग अलग स्टेट्स में भी उसको प्रमोट किया था। तो आप देखोगे वो कंपनी, वो बंदे ने कितना आगे का सोचा होगा, क्या टेक्नोलॉजीज उसने इन्वॉल्व की होगी, बीइंग इन स्मॉल कैप, जब लोग उसको समझते भी नहीं थे, देखते भी नहीं थे। आज वो कंपनी अच्छा कर रही है। इन पायलट प्रोजेक्ट ऑल्सो वो कंपनी का मार्केट कैप 8-10 हजार करोड़ हो गया है। तो वो आपने जब इन्वेस्ट किया था वो कितना मार्केट कैप था? आई थिंक 300 या 500 करोड़ का मार्केट, और आज वो 8-9 हजार करोड़ हो गया। तो मतलब ऑलमोस्ट 50 टाइम्स हो गया इन अ स्पैन ऑफ 7 years। सो दैट्स अ मल्टी बैगर स्टोरी। तो सर क्या आपको लगता है कि मल्टी बैगर होने के लिए जो कंपनी है उसका गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन होना जरूरी है? मतलब गवर्नमेंट के साथ अगर वो कोई तालमेल बैठा ले, कोई प्रोजेक्ट कर ले? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर कंपनी को गवर्नमेंट के साथ में तालमेल बिठाओगे तो ही मल्टी कैप या बड़ा काम कर सकते हो। बट इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, right? There's a lot of demand for infrastructure, lot of push required from the government, right? तो obviously आपको अपना GDP बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स तो आने ही पड़ेंगे। Wherever you go, you see any challenges, right? तो government has to come forward and do this. तो any company who is catering to those kind of things will definitely get benefit. सर अब आते हैं, जब आपने मल्टी बैगर आइडेंटिफाई कर लिया या कोई भी स्टेक आप लेना चाहते हैं बिजनेस में, तो आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे चेक करते हैं? कि मैं सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन चेक करते हैं, क्योंकि आपका मेजरली तो स्मॉल और माइक्रो कैप है, तो आप वहां तो डाइवर्सिफिकेशन देख ही नहीं रहे। तो क्या आप सेक्टोरली देखते हैं या फिर आप जोग्राफिकली देखते हैं या फिर आप पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं कि मेरे पास अगर 1000 करोड़ है तो मैं कितना किस में डालूं? तो ये एक थीसिस कैसे बिल्ड होती है? सो बेसिकली सेक्टर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है हमारे लिए। हमारे लिए इम्पोर्टेंस होता है कि वो कंपनी और उसका मैनेजमेंट कैसा है, वो कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रोडक्ट का क्या मैक्रो अपॉर्चुनिटीज है। तो जैसे मैंने बताया आपको, इंफ्रा एंसिलरीज में हम काम करते हैं, राइट? तो इंफ्रा एंसिलरीज में जरूरी नहीं है कि आप कोई पुल बनाने वाली कंपनी में काम करो या रोड बनाने वाली कंपनी में काम करो। देयर आर डिफरेंट products which are required in infra, तो आप उसमें किसी में भी काम कर सकते हो। There are auto ancillaries जहाँ हम काम करते हैं। There are agri equipments जो मैंने आपको बताया है। There are textile companies जहाँ हमने इन्वेस्ट किए हैं। तो sector is not important. Important is a particular company and उसका जो प्रोडक्ट है कितना अवेलेबल है। सर आजकल स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का बहुत सबको जो है वो शौक है कि भाई आगे जाके इसका आईपीओ आ जाएगा, टेक कंपनी है। तो सर आपके पोर्टफोलियो में कोई टेक कंपनी आपके पास है या आपका पूरा ये कन्वेंशनल बिजनेस ओरिएंटेड पोर्टफोलियो? इट्स ऑल कन्वेंशनल बिजनेस। जैसे मैंने बताया आपको कि जो चीज नहीं समझ में आती है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो टेक्नोलॉजी नहीं समझ में आती है और इम्पोर्टेंट इज वैल्यूएशन ऑल्सो। तो टेक्नोलॉजी में ना वैल्यूएशन भी बहुत बड़ा गेम है, राइट? आप क्या चीज का कितना वैल्यूएशन दे रहे हो वो समझ में आना चाहिए। और वी इन्वेस्ट ओनली इन लिस्टेड मार्केट, तो वी डोंट इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड। अच्छा, आप अनलिस्टेड में इन्वेस्टिंग करते हैं। सर आपने एक स्टेटमेंट दिया था, रिस्क इज नॉट वॉलेटिलिटी, इट इज इग्नोरेंस, राइट? तो इसको आप कैसे क्वांटिफाई करते हैं? मतलब ये स्टेटमेंट का अर्थ क्या है?
ये बहुत सिंपल है। आपने शेयर मार्केट में एक पर्टिकुलर एब्सोल्यूट प्राइस देख के आपने इन्वेस्ट कर दिया है और वो एब्सोल्यूट प्राइस का ऊपर नीचे देख के आप वो शेयर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो। दैट इज रिस्क, दैट इज इग्नोरेंस, बिकॉज आपको नहीं मालूम है कि वो अंडरलाइन बिजनेसेस में क्या हो रहा है। अंडरलाइन बिजनेसेस में जो हो रहा है वो तो आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स पे पता चलता है। जब क्वार्टरली नंबर्स आते हैं उसके पहले तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। उसके पहले तो खाली शेयर में डिमांड एंड सप्लाई से भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो वो डिमांड एंड सप्लाई से अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग। ओके इन्वेस्टिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइन बिजनेसेस, जो आपको क्वार्टर में एक बार पता चलता है कि उसके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर। सर आपने जितनी भी आज इन्वेस्टिंग करी है तो जो आपके विनर्स रहे, सिग्निफिकेंट विनर्स रहे, अगर आप उनमें से कोई कॉमन थ्रेड निकालना चाहे कि ये एक बहुत कॉमन रीजन था जिस वजह से ये सारे सक्सेसफुल थे, वो क्या था? ऐसा एक पर्टिकुलर या रीजन एक, दो, नहीं तीन होता कुछ। है कोई भी इन्वेस्टमेंट को सही या गलत होने के लिए, बट हाँ हमने बेसिकली आइडेंटिफाई किया एक अच्छा प्रमोटर, एक अच्छा बिजनेस जिसकी मैक्रो अपॉर्चुनिटी है और वो प्रमोटर की कैपेबिलिटी है कि वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो हमारा एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है दैट वी डोंट इन्वेस्ट एट वन गो। ओके, सपोज कोई इन्वेस्टर ने आज मेरे को 1 करोड़ रुपया दिया है ना पीएमएस में, तो इट्स नॉट दैट कि कल जाके मैं वो 95 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दूंगा। It takes me, depending upon the volatility in the market, 3 to 6 months to exhaust the entire amount. ओके, So immediately, probably depending upon the market situation, I'll start with 30-40% deployment. Over a period of time, I'll do another 20-30% deployment. And if I see the future is getting better, or the macro environment is getting better, or the volatility is going a little bit slow or lower, then probably I'll invest more money. So, Got you know, it is not a immediate investment. सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कोई मल्टीबैगर आइडेंटिफाई किया, अब आप उसके हर क्वार्टर रिपोर्ट पढ़ रहे हो, आप उसके साथ चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल शक्ति पंप्स का आपने एग्जाम्पल दिया कि 7-8 साल मुझे हो गए उसमें इन्वेस्टेड, तो अब आप डिसाइड कब करते हो कि समय समाप्ति की घोषणा हो गई है, अब बस हो गया, इसने इट हैज एग्जॉस्टेड इट्स फ्यूल? So Sanjay ji, बहुत simple है. There are only 2 ways where we exit from a particular stock. ओके, One, if we found out there is a corporate governance issue in the company. अच्छा, मतलब एथिकल इश्यू दिख गया है। Yeah, if we come to know there is a corporate governance issue in any company, whether it's profit making or whether the prices are high or the portfolio is making money or that, we make an exit. We don't stay with them. Second exit is basically depending upon the valuation. जैसा मैंने आपको PEG बताया है, तो कोई भी कंपनी अगर 1.5 और 2 के आसपास पहुंच रही है तो इट इज अ साइन ऑफ एग्जिट। तो वो रेड सिग्नल आपका जल जाता है। या बिकॉज क्या होता है ना, एक कंपनी है जो 25% CAGR पे ग्रो होना है और मार्केट उसको 50 का वैल्यू देने लगा है, तो मेरे लिए उसमें फिर बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं बचती है इन्वेस्टेड रहने के लिए, बिकॉज ऑलरेडी वो फैक्टर इन हो गया अगले 3 साल 4 साल का प्राइस। ओके, सो एक बार के लिए मैं निकल जाऊंगा बिकॉज वैल्यूएशंस बिकम एक्सपेंसिव फॉर मी, बट अगर मार्केट में वो वापस से उसकी ग्रोथ अगर 50 से ज्यादा हो जाती है और PE उसका कम हो जाता है, then I can re-enter because that business I have seen, that promoter I have seen, the execution I have seen, but the valuation was expensive, so I made an exit. Now valuation is becoming again attractive, then I can go back. पर सर समझिए आपने वो शेयर 100 में खरीदा था, 500 में बेच दिया फॉर एग्जांपल, अब जब आपकी रिकंडीशन मीट हुई वो 700-800 का हो चुका। भले ही हो ना, एब्सोल्यूट प्राइस है ना वो तो। ओके, एब्सोल्यूट प्राइस डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। जब मैंने 500 में बेचा तो हो सकता है वो कंपनी 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रही हो, जब 700 में वापस खरीद रहा हूं तो हो सकता है 150 करोड़ का प्रॉफिट बना रही हो, तो मेरे लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उससे। अंडरलाइन बिजनेस का ग्रोथ एंड प्रॉफिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एब्सोल्यूट प्राइस। पर सर यही इसको थोड़ा सा मैं डीप डाइव करता हूँ कि जब आपने डिसाइड किया कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ, पर उस टाइम पे सिंस यू हैव एक्सेस टू मैनेजमेंट, आप ये पता कर सकते थे ना कि इनके ग्रोथ प्लान्स जो हैं वो आगे इनको प्रॉफिट और देंगे नहीं देंगे? ये तो सर बहुत जनरल है, आजकल रेगुलेटर इतना स्ट्रांग हो गया है ना, इतनी रिक्वायरमेंट्स हो गई है फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के इसमें एक लेमैन को भी सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एवरी क्वार्टर यू हैव टू पब्लिश योर रिजल्ट। एवरी क्वार्टर मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर कमिंग अप विद देयर क्वार्टरली कॉल्स। ओके, आप वो क्वार्टरली कॉल्स अगर सुनोगे तो मैनेजमेंट एक गाइडलाइन देता है आपको, वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है, वो एग्रेसिव भी हो सकती है। दैट रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज योर स्किल। ओके, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव देयर एनुअल रिपोर्ट्स। लास्ट 5 साल का एनुअल रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे तो आपका हर मैनेजमेंट का कथनी और करनी में क्या फर्क है वो पता चल जाएगा। अगर उसने पिछले एनुअल रिपोर्ट में बोला है कि मैं ये करूंगा और अगले 2 साल 3 साल 4 साल में भी आपको लग रहा है कि कुछ नहीं किया है,
तो इट्स अ तो नो वो सब फेक कर रहा है, या हाँ, सब बातें कर तो रहा है। दिस इज सिंपल, इट इज एन इन्वेस्टिंग, इट इज बेसिकली यू हैव टू डू मेहनत, बिना मेहनत के तो नहीं हो सकता है। फिर आपका नसीब है कि आप पैसा बना लो बिना मेहनत के। अच्छा सर, फॉर एग्जाम्पल आपको एक अपॉर्चुनिटी आज आप इवेलुएट कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी लगी, पर ऐसा क्या नेगेटिव हो सकता है उसमें जिसकी वजह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सारे पैरामीटर्स पे सूट कर रही है, ऐसा क्या 2-3 नेगेटिव हो सकता है जिस वजह से फिर भी आप वॉकआउट कर जाओ? वैल्यूएशन, सिंपल। ओके, वैल्यूएशन। बहुत अच्छी कंपनी है, हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही एक कंपनी देखी थी। तो हम लोग जब कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं और शॉर्टलिस्ट करते हैं ना, तो जब तक उसका वैल्यूएशन अपने पैरामीटर्स में नहीं फिट होता है तब तक इन्वेस्ट ही नहीं करते। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ लिस्टेड मार्केट। ये जो मैं प्राइवेट इक्विटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिस्टेड मार्केट में देखता हूँ ना, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। प्राइवेट इक्विटी में क्या होता है, वो मैनेजमेंट में बोल दिया है ये वैल्यूएशन है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो आपकी मर्जी। लिस्टेड मार्केट में ये वैल्यूएशन है, मेरा मन है आज कल छोटा कम हो जाएगा तो कल ले लूंगा, परसों बढ़ जाएगा तो छूट जाएगा, ठीक है ना। इतनी सारी कंपनी Publicly available है। दूसरा ले लो आप। अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम नहीं है। नेवर। ओके, तो सर अपॉर्चुनिटी से आते हैं, आजकल आईपीओ की बाहर लगी हुई है, हर दूसरे दिन एक आईपीओ आता है, हर दूसरे दिन वो 28 गुना 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, कई केसेस में प्रॉफिट्स अचानक से प्रकट हो जाते हैं बैलेंस शीट इस पे, P&L पे। और बहुत बड़े एक इन्वेस्टर हैं शंकर शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि इंडियाज आईपीओ मार्केट इज द डम्बेस्ट आईपीओ मार्केट। तो एज अ फंड मैनेजर आपके आईपीओ में सब्सक्राइब करते हैं, या व्हाट डू यू थिंक अबाउट आईपीओ राइट नाउ जो भी चल रहा है? No, frenzy चल रहा है। we don't participate in IPO basically. देखो, most of the IPOs which are coming ना, उसमें ज्यादातर somebody or other is taking exit. जूस आउट हो चुका है। हाँ, मतलब कोई इन्वेस्टर है जिसने थोड़े टाइम पहले पैसा डाला होगा, 1 साल 2 साल 3 साल पहले, उसको एग्जिट करना है। ओके, अब बहुत से OFS टाइप के भी आईपीओ आते हैं जहाँ प्रोमोटर भी अपने शेयर्स बेचना चाहता है। और खासकर हमने टेक कंपनीज में ये बहुत देखा है, जो अभी रिसेंट कुछ 1-1.5 साल में आई हैं। आज सुबह ही एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आया था एंड इट वाज कनेक्टेड वेरी वेल। जो आलू आप सब्जी मंडी में खराब समझ के छोड़ आते हो ना, वो आपको समोसे में वापस मिल जाता है या कहीं होटल के खाने में वापस मिल जाता है, और उसका पैसे ज्यादा देते हो। उसके पैसे ज्यादा देते हो। इसी तरह से आईपीओ में भी वही हो रहा है। जो आईपीओ आपको वैल्यूएशन में एक्सपेंसिव लग रहा है और आप छोड़ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाएंगे। और ये अभी रिसेंटली हुआ कि एक बहुत बड़े आईपीओ में सबने मना किया, पर म्यूचुअल फंड्स ने फिर भी उसमें इन्वेस्ट किया। सर, कुछ हम केस स्टडीज पकड़ना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस में, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज विदाउट एनी रिकमेंडेशन, कि जो जब आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसमें कैसे ग्रोथ हुई, क्या रीजंस रहे। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया शक्ति पंप्स का, व्हिच हैज बीन अ वेरी गुड स्टोरी ओवर लास्ट 7-8 years। सिमिलरली और कोई आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे जो बहुत अच्छे निकले? तो देर आर 2 ways ऑफ लुकिंग एट इट। आपके मल्टीबैगर्स क्या वजह से बनते हैं? मल्टीबैगर्स आपके 2 वजह से बनते हैं। एक तो आपका अर्निंग्स कंपनी का बढ़ते रहता है और दूसरा आपका उसका री रेटिंग हो जाता है। अर्निंग्स नॉर्मल बढ़ रहे हैं बट मार्केट ने उसको रेटिंग बराबर बढ़ा करके दे दिया, तो भी वो फटाफट आपका रिटर्न जनरेट हो जाता है। तो शक्ति पंप वॉज वन ऑफ द कंपनी वेयर यू नो अर्निंग्स बढ़े उसके और थोड़ा बहुत री रेटिंग भी हुआ। There's another company where we invested. It is an auto ancillary company. Of course, we have investment in that. So it's a disclaimer. वो कंपनी ना, जो मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना, उसकी 20 से 25 साल की हिस्ट्री होनी चाहिए। वो प्रोमोटर का 20 से 25 साल का बैकग्राउंड होना चाहिए। बिकॉज आप जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो प्रोमोटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ गए। ओके, तो कोई भी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में ऐसी नहीं मिलेगी जो 2-5 साल पहले स्टार्ट हुई हो। अच्छा। ये कंपनी दिल्ली बेस्ड कंपनी है, आपने शायद सुना होगा, तलवार ऑटो, टालब्रोज ऑटो। ओके। तो दीज आर इस्टवेल पीपल, तलवार ब्रदर्स के नाम से पुराना उनका काम हुआ करता था। तो टालब्रोज ऑटो जब हमने देखना शुरू किया था, तो वी लाइक द प्रोमोटर, we met them and we understood the business, we understood what they want to do. So they've been supplying to all good auto companies, चाहे आप Mercedes लो, चाहे आप BMW लो, चाहे आप Jaguar लो, नो, उनको पार्ट सप्लाई कर रहे होते हैं। एंड हम लोग उनसे जब बात कर रहे थे तो उस वक्त उनका एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं था, दे वर डूइंग ओनली लोकल सप्लाईज। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपना एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया, बिकॉज इफ दे आर कैटरिंग टू लोकल्स ऑफ BMW एंड, तो बाहर भी उनका प्रोडक्ट आराम से अप्रूव हो गया। तो टालब्रोज में हमने क्या अलग देखा? टालब्रोज वाज द ओनली कंपनी वेयर द प्रोडक्ट मिक्स
is not concentrated. Okay, so they have different type of products जिनका 20 से 25% का contribution है in the revenue. Talbot is the only company, they don't have vendor concentration. Most of the auto companies will have vendor concentration. एक आदमी है जो सीट बना रहा है तो वो मारुति को सारा सीट सप्लाई कर रहा होगा, अपना 80% प्रोडक्शन वुड बी गोइंग टू मारुति, वैसे टाइप का concentration बहुत होता है. So we found this company little different. एक तो प्रोडक्ट concentration नहीं था, खाली एक प्रोडक्ट नहीं बना रहा है जो उसकी रेवेन्यू कर रहा है, या खाली एक वेंडर नहीं है जिसको वो सप्लाई कर रहा है. तो वी लाइक दैट आइडिया लॉट, राइट. तो वो देख के हमने इन्वेस्ट किया. पिछले 7 साल में वो कंपनी विदाउट एनी री रेटिंग 20 से 25% का IRR ग्रो कर रहा है. वाओ, ओके. If the company is growing with 20 to 25% IRR, definitely your market will give you that much return. This is the thesis of our investing, कि अगर आपकी कंपनी इतना ग्रो करेगी तो मार्केट डेफिनेटली उतना रिटर्न आपको दे देगा जी, और अगर उससे ज्यादा दे दिया तो आपका मल्टीबैगर बन जाता है. बट अगर अर्निंग्स में ग्रोथ है तो वो इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइसिंग. एग्जैक्टली. So this is what you have to look in any company. आप देखो कंपनी कितना पुराना है, वो प्रोमोटर कितना पुराना है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, उसका मार्केट लीडरशिप कितना है वो प्रोडक्ट में. You don't go wrong with these kind of things. सर हमेशा विनर्स तो मिलते नहीं होंगे, हाँ, कुछ लूजर्स तो मिले होंगे, राइट. तो मे बी हम वो लूजर्स का नाम नहीं लेंगे, अच्छा नहीं लगता, बट कोई एक कहानी जो आपको लगा कि अगेन द सेम थिंग संजय जी, अगर मेरे को मालूम है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ तो फिर तो बात ही क्या है, ऐसा होता नहीं है. वी ऑल्सो हैव आवर ओन शेयर ऑफ लर्निंग्स. सो देयर इज अ कंपनी वेयर वी इन्वेस्टेड एंड वी फाउंड देयर इज अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू आफ्टर वी इन्वेस्टेड, तो वी मेड एन एग्जिट. There was a company where there was a misallocation, capital misallocation. तो बहुत सी बार प्रॉब्लम क्या होता है, promoter become adventurous, promoter become extra greedy. आपने सब due diligence किया है, but promoter है, is surrounded by different advisors, so sometimes he gets carried away. तो ये चीजें नॉर्मली आपको आपके इन्वेस्टमेंट के 6-8 मंथ्स में पता चल जाता है. ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल 3 साल इन्वेस्ट किया और उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है. तो और हम लोग स्टेगर्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, राइट. तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बिल्ड करते हैं. तो जब पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसमें से एग्जिट कर लेते हो. देयर वाज अनदर कंपनी व्हिच वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मॉडल, जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम कर रहा था बंदा, मतलब कस्टमर से पहला पैसा आ जाता था. हाँ, इट वाज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेसिकली. वो अमेज़न के लिए एग्रीगेटर हुआ करता था. ओके, तो अमेज़न में क्या होता था, आपकी रेटिंग के हिसाब से अमेज़न आपको पेमेंट करता है. इफ यू हैव अ गुड रेटिंग देन 5-7 दिन में अमेज़न आपको पेमेंट कर देता है. आपको आपके वेंडर को 30-35 दिन में 40 दिन में पेमेंट करना है, राइट. तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसका सब ड्यू डिलिजेंस किया, रेटिंग्स वगैरह सब अमेज़न पे दिखती है. बट वन फाइन डे ही बिकेम एडवेंचरस. उसने कहीं कोई इन्वेंट्री मिल रही थी तो वो सारी की सारी इन्वेंट्री ले ली एंड सोचा कि मेरा प्लेटफॉर्म में मैं निकाल दूंगा. अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाया. From negative working capital to heavily burdened problem में आ गया. तो made an exit because the thesis has gone wrong. So once you go wrong, then you don't become biased कि नहीं मैंने जो किया है वो सही किया है. You have to cut your losses. And market में जो loss book करना सीख गया है ना बंदा, वो पैसा कमाना अपने आप सीख जाता है. क्योंकि आप फिर विकेट पे रह जाते हो, मतलब इट्स लाइक स्टेइंग ऑन द पिच. ग्रेट सर, ये सारी लर्निंग्स एक आपको मिल रही हैं विद द पर्सन हु हैज डन इट हिमसेल्फ. ये संजय जी एक और बड़ी चीज है कि सबको सब कुछ मालूम है, पर जब करने का टाइम आता है तो कोई कर नहीं हाथ वो बटन नहीं दबता. दैट्स द प्रॉब्लम. या ट्रू सर. अब आते हैं, हमने आज तक की बात करी, पर आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि अगला 10 साल जो है इंडिया में मैग्निफिसेंट होने वाला है. आई थिंक हम पर्सनली जब बात कर रहे थे तब आपने ये बात बोली थी कि एक बहुत अच्छा टाइम आने वाला है इंडिया का. तो सर ये बहुत अच्छा टाइम सबके लिए आने वाला है या कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए आने वाला है? कौन सी ऐसी 4-5 इंडस्ट्रीज होंगी जो सबसे ज्यादा फायदा लेंगे अगले 10 साल? ये जब टाइम अच्छा आएगा तो सबके लिए ही आएगा. ऑफकोर्स किसके लिए ज्यादा आएगा? तो बेसिकली इंडिया का जीडीपी अच्छा होना चाहिए. इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा ना तो वो सबके लिए बेनिफिशियल है, राइट. आप देखो जितने भी चैलेंजेस दिख रहे हैं आपको, आई सी देम एज एन अपॉर्चुनिटी. आपका अगर रोड्स खराब है या आपका रेलवेज खराब है या कुछ भी चीज खराब है तो आप ये सोचो कि अगले 2-5 सालों में ये सब चीजें ठीक होगी. आपने बुलेट ट्रेन, मतलब मेरे आई एम 50 ईयर ओल्ड नाउ, राइट. मेरे 20 साल पहले मेरे को बुलेट ट्रेन दिख जाना चाहिए था इंडिया में. वी वर दैट कैपेबल, राइट. बट नहीं दिखा अपने को. तो अभी दिखेगा अगले 5 से 6 सालों में, राइट. वन बुलेट ट्रेन इज ऑलरेडी ऑन कार्ड्स, राइट. सो चाइना अगर बुलेट ट्रेन बना सकता है तो अपन भी बना सकते हैं और अपन भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, राइट. सो
खाली वो जज्बा होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बिलीफ होना चाहिए। एंड आई थिंक इन लास्ट 5-7 years 10 years अपन ने देखा है कि वो काम हो रहा है। एंड आई बिलीव जितने भी अभी आप मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा था कि 100 लाख करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट इतने बॉन्ड्स इशू करने वाला है टू फ्यूल द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें जब आएगी तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रो करेगी तो आपकी पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी और आपके पूरा का पूरा इकोनॉमी मूव करेगा। तो फिर भी सर वापस मैं पूछूंगा कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्टर्स जिन पे आपकी नजर है अगले 4-5 साल के लिए जहां इन्वेस्टर्स को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? Infrastructure is definitely a very big sector which is coming in. You have to identify good companies at a reasonable valuation who has a capability of executing things. अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये है कि काफी बार मुझे भी डीएम आता है और सबको डर लगा रहता है कि कहीं इंडिया का भी जापान मूवमेंट ना आ जाए। मतलब जैसे 1980s या 90s में जापान पीक आउट हुआ, बहुत जबरदस्त एसेट बबल हुआ और फिर उसके बाद 80% तक निकाय गिर गया एंड आज 32 years के बाद शायद वो अपने उस लेवल पे आया जब वो 1980s में था। तो लोग कह रहे भाई मैं ऐसा भी करते तो जा रहा हूँ, लमसम कर तो रहा हूँ, पर पता चला कि ऐसा कुछ हो गया। तो अपने तो वो लेवल पे जाने के लिए बहुत साल पड़े हैं यार, अपना तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ओके। सो जापान 1980s में जब भी गया होएगा तो अपन तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, तो कम से कम अगले 20 साल 25 साल तो कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है। ओके, सो यू डोंट सी वी आर इन अ जापान मूवमेंट राइट नाउ? नो वे। सो हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम 1980s ऑफ जापान टू 2025 ऑफ इंडिया? मतलब क्या ऐसा नहीं है कि हमें ये डर नहीं होना चाहिए? आप इंडिया का डेमोग्राफी देखो यार, इंडिया का चैलेंजेस देखो, इंडिया में काम होना शुरू हुआ है अभी। जापान तो बहुत डेवलप हो गया था, तो जापान सो अगेन डेमोग्राफी वाइज जो पावर अपने यूथ में है, मैं अभी ट्रैवल करके आया थोड़ा, आप देखो पाँव रखने की जगह नहीं है, आप किधर भी जाओ। हाँ, वो हवाई अड्डा बस अड्डा बना हुआ है। Exactly. मैं अभी कल आया हूँ फ्लाइट से, तो मैं देखा पहले बाप रे, तो बस अड्डे वाली फील आ गई। तो ये सब पब्लिक जो इतना मूव कर रहा है, जो इतना कंजम्पशन हो रहा है, ये तो आगे 15-20 साल 25 साल रहने ही वाला है। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूएस में क्या हो रहा है, अपने को इंडिया का खुद का स्टोरी इतना स्ट्रांग है कि किधर किसी की और जाने की जरूरत ही नहीं है। सर अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले यूएस स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी हलचल मची कि माइकल बरी ने जिन्होंने 2008 का क्रैश प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने $1 बिलियन का शॉर्ट पोजीशन पुट्स खरीदे हैं अगेंस्ट पैलेंटीर एंड एनवीडिया, और वो कह रहे हैं भाई ये दोनों तो बहुत हेवीली वैल्यूड कंपनीज, एआई बबल जोन में आ चुका है। तो आपको लग रहा है एआई बबल जोन में आ चुका है? अगर हाँ तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? Okay, so this is a sector where I'm not very keen and I'm not very knowledgeable about it. But yes, this was a bet done by Michael Burry is on a particular company. Okay, तो उसने पूरे मार्केट में ऐसा कुछ बड़ा हो जाएगा वो नहीं बताया है। For 2 companies he has taken a bet. He might be finding the valuation on a very high side. So ये तो मैं आपको शुरू से अभी तक हमेशा बोल रहा हूँ that valuation and growth is a parameter for a money making. समझ गया। अगर कोई भी चीज का वैल्यू आप इतना देने लगे हो कि वो आपको लगे कि सस्टेनेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें करेक्शन आएगा, एंड देन इट्स अप टू योर स्किल एंड योर पावर कि आप उस पर कितनी बड़ी बैट ले सकते हो। आप 100 रुपए की लेते हो कि 100 करोड़ की लेते हो। उसकी वजह से हो सकता है मार्केट में इम्पैक्ट हो, बट दैट इम्पैक्ट इज नॉट गोइंग टू रिड्यूस माई क्वार्टरली नंबर्स ऑफ माई कंपनीज। मेरा कंपनी जो पंप बना रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि एआई में क्या हो रहा है, मेरे को तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना। सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल योर व्यूअर्स, द इन्वेस्टिंग हैज टू बी सेलेक्टेड, द इन्वेस्टिंग हैज टू बी योर कंपनी जिसको आपको समझ में आए और वो कंपनी के बेसिस पे आप पैसा बना सकते हो। आपको मैक्रो में जो हो रहा है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा, वो आपका पैसा बनाने का टाइम थोड़ा डिले कर सकता है, बट पैसा नहीं बनेगा ऐसा नहीं हो सकता है। इट इज ए सेलेक्टिव स्टॉक मार्केट। आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करो, अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो और उसमें आप लॉन्ग टर्म बैट लगाओ तो पैसा बना सकते हो। पैसा क्यों नहीं बनता है? बिकॉज आप गलत टाइम पे एंटर होते हो, गलत वैल्यूएशन पे एंटर होते हो, गलत टाइम पे निकल जाते हो, एग्जिट कर जाते हो। एक जगह मैंने बताया था कि आपने एक 100 रुपए का स्टॉक लिया और वो 500 में बेच दिया है, राइट? तो अगर आप नहीं बेचते तो आपका कितना नुकसान होता? 500 रुपए का, अगर वो जीरो भी हो जाता तो
बट आपने बेच दिया है तो आपका अपसाइड तो खत्म हो गया 5,000 का। अब आपने बना लिए जितने रन बनाने थे, अब आप पिच से बाहर हो गए हो। तो एंट्री इज इम्पोर्टेंट, एग्जिट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। और वो बस- एंट्री और एग्जिट ना तब आएगा जब आपको बिजनेस में कन्विक्शन आएगा, जब आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी। विदाउट दैट फिर तो मुश्किल होगा। ट्रेडिंग होएगा। सर वही है ना, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, अंदर तो लोग चले जाते हैं पर हाँ। बाहर निकलना नहीं जानते। सर रिसेंटली जो रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी है, मेरे को लगता है पिछले 4 सालों में उन्होंने 600 बार बोल दिया मार्केट क्रैश होने वाली है। अब वो फिर से उनका नैरेटिव चालू हो गया कि मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, मार्केट विल क्रैश। तो इस टाइम पे एक इन्वेस्टर को कैसे काम करना चाहिए? कॉशन के साथ करना चाहिए, कैश रिजर्व रखना चाहिए, या ऑल इन हो जाना चाहिए मार्केट्स में? तो हम लोग कभी भी ऑल इन नहीं होते हैं। हम लोग जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसमें हमेशा अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो वी ऑलवेज सिट ऑन कैश। एट ए पोर्टफोलियो लेवल ऑल्सो हम लोग 10 से 15% कैश पे आज भी बैठे हैं। ओके। आज के साल भर पहले प्रोबेबली हम लोग ज़्यादा कैश पे बैठे होंगे बिकॉज द वॉलेटिलिटी वाज मोर दैट टाइम। बट यस, you have to be on cash. You cannot be 100% invested because market हमेशा आपको opportunity देगा। तो I always believe in sitting in cash. तो इस टाइम पे कैश ज्यादा रखना चाहिए, या मतलब वी कैन स्टार्ट, इन्वेस्टर्स कैन स्टार्ट डिप्लॉइंग? या तो you have to remain invested. ऐसा भी नहीं है कि आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्ट करना चाहिए। करंट सिनारियो में we are taking at least 50 to 70% deployment. 20 से 30% कैश पे है, Cash जो अगले 3 से 6 महीने में डिप्लॉय होएगा। ओके। एट एनी टाइम मिनिमम कैश कितना आप मेंटेन करते हैं सर? At a PMS level, probably for last 1 year, we have been maintaining at 15% cash position. गॉड सर, बहुत सारे हमने डिस्कशंस किए, पर अब मैं आप पे कुछ धर रैपिड फायर कुछ थ्रो करूंगा। तो Bring on. हाँ ब्रिंग ऑन। ओके ग्रेट। तो सर वन स्टॉक यू विश यू हैड नेवर सोल्ड? I don't think I have any stock which I'm feeling कि मैंने बेच दिया और नहीं बेचा होता था, because मैं normally large cap में invest नहीं करता हूँ। From 2012 to now, whatever stocks I've bought, either I'm keeping because there is a value, or I've sold because there is no value. तो you have no regrets No on selling? regrets, Okay, perfect. Sir, what is that one thing which could derail the entire India story? Political instability. If at all we think there is a instability in a bigger level, तो हो सकता है ये सब चीजें डिले हो जाएगी। गॉड वन पीएमएस मिथ जो खत्म हो जानी चाहिए आज इस पॉडकास्ट के बाद? So PMS is not the platform जहाँ पे बहुत churning होती है और इसकी वजह से आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। PMS is a very very beautiful platform to make a concentrated portfolio and high returns. सर ये 3 चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप एक जो है डिसीजन लेते हैं, तो इन तीनों को प्रायोरिटी में आप रैंक कीजिएगा: डेटा, इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन। Data is of course a base to create any investment because वो पास्ट के डेटा और परफॉर्मेंस देख के आप एक कंपनी को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो। इंस्टिंक्ट का बहुत बेसिक रोल होता है, इंस्टिंक्ट से ज़्यादा कन्विक्शन का रोल होता है जो आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से आता है। थर्ड चीज आपने जो बोली है वो क्या थी? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आप चाहे खरीदने में लगा रहे हो चाहे आप बेचने में लगा रहे हो, द डिसिप्लिन हैज टू बी देयर। गॉट इट। सर एक ऐसी इन्वेस्टिंग की किताब जो आप चाहोगे कि आप सब यंगस्टर्स को बांटो? साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ओके ग्रेट। एक ऐसा सेक्टर जहां पे आप अपना सबसे ज्यादा पैसा डालने वाले अगले 10 साल? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। एक ऐसा सेक्टर जो आप बिल्कुल नो पे हैं, मैं नहीं करूंगा ये? सो न्यू एज बिजनेसेस जो बहुत हायर वैल्यूड हैं उन पे अपन नहीं इन्वेस्ट करते। गॉट इट। सर अगर आपको एक विश दी जाती सेबी के द्वारा कि ये विश आपकी पक्का पूरी हो जाएगी, तो वो एक चीज आप क्या मांगते सेबी से, क्या चेंज मांगते? सेबी से ऑन द स्पॉट। I think the regulator is doing fairly a good job. They are coming out with a lot of new things which is helping fund managers and investors. They are evolving and so PMS basically क्या हो गया कि अभी छोटे PMSs जो हैं वो लोग के लिए regulatory requirements बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ी आप रियायत होता है, थोड़ा तकलीफ होता है, बट ठीक है, एवरीबडी इज अडॉप्टेबल, मतलब सब लोग अपना अपना हिसाब से सब अडॉप्ट कर रहे हैं चीजों को और वो ठीक हो रही है, वो होनी भी चाहिए। तो जिस तरह SME IPO आया है
कम रेगुलेशंस के साथ उस तरह कोई छोटा पीएमएस का मतलब कंपैरेटिवली जहां एयूएम छोटा है या उसके लिए एसआईएफ आ गया है ना, जी तो पीएमएस इज गुड। मेरे ख्याल से 50 लाख का साइज इन सीपीएमएस इज गुड रीजन। आपने सर कहा यू विल गिफ्ट साइकोलॉजी ऑफ मनी, Yeah. व्हाट इज योर साइकोलॉजी ऑफ मनी? वन थिंग You make good money and spend that money for your benefit or for मजे भी society's करो, benefit. हाँ, Yeah. मतलब मजे भी करो, हाँ, दान भी करो, पैसा भी बनाओ। पैसा कमाओ और पैसा खर्च करो। गुड। वन मैसेज यू वुड गिव टू योर ओन 25 सेल्फ, मतलब आज अगर आप अपने आप 25 साल की उम्र के सुनीत को कोई मैसेज दे पाते तो वो क्या होता? मार्केट में आप इन्वेस्ट करो और कैपिटल का एटलीस्ट 80% 90% आप शेयर मार्केट में डालो। ओके, वन लाइन प्रेडिक्शन फॉर इंडिया 2030। India is going to be the country in the world. We would be setting up a lot of standards for the entire world. The way we have come out from COVID, the way we have developed the UPI, I think we are doing fairly good job. We are confident. अभी आँख में आँख डाल के अपन बात कर सकते हैं. So I think the vibrations are too good. अगर आपको इक्विटी इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को एकदम समराइज करना हो तो वो क्या है? So equity is a patient long-term investor. मार्केट में पैसा तब बनता है जब आप लंबे रहते हो, अच्छी कंपनी में लंबे रहते हो। अगर आपने पैसे की ज़रूरत है उसी वक्त आपको पैसा निकालना चाहिए। खाली आपने देख लिया कि आपका स्टॉक 25% बढ़ गया, 40% बढ़ गया है, उसकी वजह से आप इसको बेच दो और दूसरे को ले लो, वो नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको किसी ने आपको ये स्टॉक बता दिया, किसी ने आपको वो स्टॉक बता दिया, उसके बेसिस पे अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो वो आपको थोड़ा सा पैसा कमा के देगा, वो बड़ा पैसा कमा के नहीं दे सकता है। तो एवरीथिंग यू डू यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन। पैसा है ना भाई, आपका पैसा है, मेहनत का पैसा है, तो आप बिना सोचे समझे किसी को उधार नहीं दे सकते हो, तो कोई कंपनी में कैसे लगा सकते हो? वन इंडियन इन्वेस्टर यू आइडलाइज? I think Manish Chokhani. I've been listening to him quite a lot, and he's one person I would love to be with and keep listening to him. Great. And one international investor you idolize? I don't follow any international investor. Not even Warren Buffett या Peter Lynch? Not really यार। मेरा इंडिया का कल्चर, इंडिया का मार्केट, इंडिया का फिलोसॉफी, इट्स वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, सो आई नॉर्मली डोंट फॉलो एनी ऑफ देम। ग्रेट। तो मनीष सर आपके फैन हैं यहाँ पे बहुत बड़े। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। एंड आई थिंक मेरी खुद की बहुत ज़बरदस्त लर्निंग्स हुई हैं, कुछ मेरे भी मिथ्स थे पीएमएस को लेके, शायद कुछ क्लियर हुए हैं। एंड आई जस्ट लव द वे दैट आप कह रहे हैं कि मैं कम कंपनीज में निवेश करूंगा पर बहुत अच्छी कंपनीज होंगी, लंबे समय तक टिकेंगे, so that you can grow with them. And I also tell all my audience that we should stick long term because we should give space for them to breathe, space for them to make mistakes. तो वो जब आप थोड़ा लंबा समय रहते हैं तो उस तरीके से फिर आपका रिलेशनशिप उस कंपनी के साथ बनता है and it rewards you fairly well after some time. So thank you so much sir for being here. Thank you for having me over. Thank you very much. तो भाई अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं यानी आपने एपिसोड पूरा देखा है, अब कुछ चीजें आपको करनी है, अपनी टॉप लर्निंग्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। ये वीडियो एटलीस्ट 5 से 6 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि पीएमएस में इन्वेस्टमेंट करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने एपिसोड में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं वो भी सजेशन जरूर दीजिए, और किस गेस्ट को आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में उसके लिए गेस्ट सजेशन फॉर्म है या कॉमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे पावरफुल गेस्ट हम आप तक लेके आ सके। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।